बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, किचन से रिलेटेड कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है जब हम मूंग की दाल के पकौड़े बनाते हैं, और स्पेशली नॉट पकौड़े, किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो उन एक्टिविटीज को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करना है, राइट? कि दाल को भिगो, दाल को पीस लो, दाल को थोड़ी देर पानी में डाल के फुला लो। इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन, स्पेशली फॉर वुमेन, राइट? तो पूरा देखिएगा। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। जैसे कि दो महिलाओं के बीच में बातचीत चल रही है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस तक जाएंगे और ऑल्टरनेट देखते हुए चलेंगे। तो मूंग की दाल की पकौड़ी कैसे बनाती हो, अगर आपको मान के चलिए पूछना ही है, राइट? तो मूंग की दाल की पकौड़ी कैसे बनाती हो। और हम वो भी सीखेंगे कि हम ट्रांसलेशन करते समय अटक क्यों जाते हैं। देखिए, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से कहा जा सकता है, हाउ डू यू मेक मूंग दाल फ्लिटर्स। फ्लिटर्स कहते हैं पकौड़ी को इंग्लिश में। सो हाउ डू यू मेक मूंग दाल फ्लिटर्स, यानी कि आप मूंग की दाल के फ्लिटर्स यानी पकौड़ी कैसे बनाती हो। लेकिन इसी चीज को फिर दूसरे तरीके से हमें फॉर्म करना आना चाहिए। दूसरे तरीके से ऐसे कहा जा सकता है, हाउ डू यू मेक फ्लिटर्स विद मूंग दाल, यानी मूंग की दाल की पकौड़ी कैसे बनाती हो। ये लिटरल हमने कह दिया मूंग दाल पकौड़ी, कुल मिलाकर के शॉर्ट में हाउ डू यू मेक मूंग दाल फ्लिटर्स, राइट? या फिर हाउ डू यू मेक फ्लिटर्स विद मूंग दाल, यानी मूंग की दाल की पकौड़ी आप कैसे बनाती हो। एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत आसान है, चलो मैं रेसिपी बताती हूँ तुमको। बहुत आसान है, चलो मैं तुम्हें रेसिपी बताती हूँ। देखिए, वेरी इजी, या फिर इट्स वेरी इजी, लेट मी टेल यू द रेसिपी। देखिए, चलो अगर हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, चलो मैं ऐसा करता हूं, सो लेट मी टेल यू समथिंग। चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, लेट मी हेल्प यू। भले हम परमिशन नहीं मांग रहे हैं, तो जहां पर भी हम चलो से स्टार्ट करते हैं, राइट, तो लेट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। सो द रेसिपी इज वेरी इजी, लेट मी टेल यू द रेसिपी, यानी कि इट्स वेरी इजी, लेट मी टेल यू द रेसिपी। चलो मैं तुमको रेसिपी बताती हूँ। नाउ, जैसे कि सबसे पहले मूंग दाल को धो और इसे 3-4 घंटे तक पानी में भिगो कर रख दो। सबसे पहले मूंग दाल को धो, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी। सो प्लीज डोंट रश टू स्किप मत करिएगा। हम इनके ऑल्टरनेट देखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे। सबसे पहले मूंग दाल को धो और इसे 3-4 घंटे पानी में भिगो के रख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस मूंग दाल इन वाटर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस मूंग दाल इन वाटर। देखिए, रिंस का मतलब होता है कुल मिलाकर के पानी बहाना, उसके अंदर से गंदगी वगैरह निकालने के लिए यू कैन रिंस। जैसे कुल्ला करते हैं तो रिंस कर देते हैं, राइट? अगर आप कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश मूंग दाल विद वाटर। देखिए, रिंस के साथ में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस मूंग दाल विद वाटर। विद का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वॉश अगर यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश मूंग दाल विद वाटर, पानी से धोनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश मूंग दाल विद वाटर। तो ये वर्ड्स जो है, कहाँ इन यूज होगा, कहाँ विद यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सुनते समय हम स्टोरी बना लेते हैं, लेकिन बोलते समय हमें ये सारे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, फिर हम अटक जाते हैं। तो साथ के साथ रिपीट करते चलें। अब देखिए, इसमें समझने वाली कितनी चीजें हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस मूंग दाल इन वाटर, सबसे पहले पानी में इसको रिंस कर देना है, बहा देना है, गंदगी निकाल देनी है। और यहां पर हम बार बार इसको मूंग दाल कह रहे हैं, राइट? इसको एक्चुअल में इंग्लिश में अगर कहा जाए तो येलो लेंटिल्स कह दिया जाएगा। लेंटिल्स का मतलब ही होता है कोई सी भी दाल। येलो लेंटिल्स के हिसाब से आप इसको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश येलो लेंटिल्स विद वाटर। पहले मूंग की दाल को आप पानी में धो लीजिए। अगर हमको कहना है कि धुली हुई मूंग की दाल, तो कोई भी धुली हुई दाल अगर होती है तो वो स्प्लिट लेंटिल्स होते हैं। स्प्लिट लेंटिल्स यानी कि उसका जो हस्क है, हस्क मतलब ऊपर जो कवर होता है छिलका, वो हस्क कहलाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस स्प्लिट मूंग दाल इन वाटर, यानी कि पानी में सबसे पहले स्प्लिट मूंग दाल को धो लेना है एंड सोक इट इन वाटर फॉर 3-4 आवर्स। सोक का मतलब होता है कोई भी चीज पानी में छोड़ देना ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले। सोक इट इन वाटर फॉर 3-4 आवर्स, 3-4 घंटे के लिए इसको सोक कर दो इन वाटर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, लीव इट इन वाटर फॉर 3 और 4 आवर्स, 3-4 घंटे के लिए पानी में छोड़ दो। आई वांट यू टू रिपीट बोथ द सेंटेंसेस विद मी। दोबारा से रिपीट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस मूंग दाल इन वाटर, पानी में उसको पहले सही तरीके से धो लो एंड लीव इट इन वाटर फॉर 3 और 4 आवर्स, 3-4 घंटे के लिए इसको पानी में छोड़ देना है। या फिर सोक वर्ड यूज कर लेंगे तो ज्यादा मैसेज क्लियर हो जाएगा। सोक इट इन वाटर फॉर 3 और 4 आवर्स, 3-4 घंटे के लिए सोक करना है ताकि वो फूल जाए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो भीगने के बाद सारा पानी निकाल दो, भीगने के बाद सारा पानी निकाल दो। सो आफ्टर सोकिंग,
जब वो फूल जाए, आफ्टर सोकिंग। तो देखिए भीगने का मतलब वेट होना भी है, ड्रेंच मतलब भी भीगना ही है, और सोक मतलब भी भीगना ही है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज होगा। हिंदी में एक शब्द कई जगह काम कर जाता है, तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। गॉट द पॉइंट? सो आफ्टर सोकिंग ड्रेन ऑल द वाटर, ड्रेन का मतलब होता है बहा देना, निकाल देना। सो आफ्टर सोकिंग ड्रेन ऑल द वाटर, यानी कि सारा का सारा पानी निकाल देना है फ्रॉम द लेंटिल्स, दाल में से, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, भीगी हुई दाल को पीस के पेस्ट बना लो। भीगी हुई दाल को पीसना है और पेस्ट बना लेना है। लिटरल वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, सिंपल आप इस तरीके से बोल दीजिए, ग्राइंड द मूंग दाल टू मेक अ पेस्ट। ग्राइंड करने का मतलब होता है पीस देना, बिल्कुल सही तरीके से पीसना है। सो ग्राइंड द मूंग दाल टू मेक अ पेस्ट, यानी कि पेस्ट बना दो इसको पीस करके, या फिर ऐसे कहा जा सकता है ग्राइंड द मूंग दाल अंटिल इट बिकम्स अ पेस्ट। ग्राइंड द मूंग दाल अंटिल इट बिकम्स अ पेस्ट, जब तक पेस्ट बन ना जाए तब तक पीसो। इस तरीके से आप घुमा फिरा करके कह सकते हैं, राइट। ग्राइंड द मूंग दाल अंटिल इट टर्न्स इनटू अ पेस्ट। ग्राइंड द मूंग दाल अंटिल इट टर्न्स इनटू अ पेस्ट, जब तक पेस्ट बन ना जाए, राइट। तो कई तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादा कुछ सीखने का नहीं होता है। ऑल यू नीड इज to get into the habit of English sentences fast and continuously, because you already know English. That's why whatever you hear you understand. जो भी आप सुनते हैं आपको समझ में आता है, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। बोलते समय अटक जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस, राइट। तो बोलने की आदत कैसे पड़ेगी? ओनली बाय रिपीटिंग। मेरे साथ रिपीट करते चलिए, सारी रोज की इंग्रेडिएंट्स डालो और अच्छे से मिला दो। अभी तक हमने क्या किया है? अभी हमने पेस्ट बना लिया है। सारी रोज की इंग्रेडिएंट्स डालो और अच्छे से मिला लो। सो ऐड भी कहा जा सकता है, पुट भी कहा जा सकता है। ऐड ऑल द डेली इंग्रेडिएंट्स, ऐड ऑल द डेली इंग्रेडिएंट्स एंड मिक्स वेल। ऐड ऑल द डेली इंग्रेडिएंट्स एंड मिक्स वेल इवनली, इवनली सही तरीके से हर तरफ से मिला लो। सो ऐड ऑल द डेली इंग्रेडिएंट्स एंड मिक्स वेल। अगर ये इंग्रेडिएंट्स आपको एक्शन में चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, राइट। मैंने ये रेसिपी एक्शन में सर्च ही करी है, तो आप बना के भी देख सकते हैं। आई ट्राइड इट, मैंने ट्राई कर लिया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फ्राई पैन में तेल गरम करो धीमी आंच पर। अब हमको धीमी आंच बतानी है। फ्राइंग पैन में तेल गरम करो, कैसी आंच पर? धीमी आंच पर। तो फ्लेम भी कहा जा सकता है, हीट भी कहा जा सकता है। हीट द ऑयल इन अ फ्राइंग पैन, हीट द ऑयल इन अ फ्राइंग पैन ओवर मीडियम हीट, यानी मीडियम हीट पर। तो ओवर का आप इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि अगर आप ऑन कहना चाहें, ऑन मीडियम हीट अगर आप कह देंगे तब भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, तो आप ऑन भी कह सकते हैं। सो हीट द ऑयल इन अ फ्राइंग पैन ओवर मीडियम हीट। मान के चलिए आपको किसी को कहना है कि तेज आंच पे आपको तेल गरम करना है, तो हीट द ऑयल इन द फ्राइंग पैन ओवर हाई हीट, हाई फ्लेम। हाई हीट, हाई फ्लेम कहा जा सकता है। मीडियम हीट, मीडियम फ्लेम कहा जा सकता है। लो हीट या लो फ्लेम कहा जा सकता है। सो हीट द ऑयल इन अ फ्राइंग पैन ओवर लो हीट, लो फ्लेम। फ्लेम का भी यूज किया जा सकता है उस कंडीशन में जो किचन में आग जलाई जा रही है, राइट। नाउ थोड़ी थोड़ी दाल लो और कढ़ाई में छोड़ दो और हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करो। थोड़ी थोड़ी दाल लेनी है, थोड़ी थोड़ी दाल लेनी है। सो थोड़ी थोड़ी दाल लो और कढ़ाई में छोड़ दो और हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करो। 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, सेम वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं करना है। इसको चलो बोलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका 1 मिनट लूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहां पर पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। तो हमें रैंडम टॉपिक्स पर जब कॉन्वर्सेशन होता है, ब्रॉड वोकेबलरी पता चलती है, इंडिविजुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं, सेंटेंस कहाँ शुरू होगा कहाँ खत्म होगा। कोई बेसिक तरीके से लिखता है, कोई एडवांस तरीके से उसको फॉर्म करता है सेंटेंस को, कोई इडियम फ्रेसेस वगैरह यूज करता है। तो काफी हद तक हमें पता चलता है एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। वहां पे सिर्फ आप चैटिंग नहीं करते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। फोन पे बात करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा व्हाट योर लेवल ऑफ इंग्लिश इज, कितना अटक रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं, और इससे आपको आदत पड़ेगी जब बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो, राइट। ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल मीट, जूम पे अपना मीटिंग स्टार्ट करिए, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो जब आप चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहाँ प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा जहां पे आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि
कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ सेंटेंसेस हैं कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस को वहाँ डिस्कस करते हैं, उनके ऑल्टरनेट्स देखते हैं। तो 1.5-2 घंटा रोजाना आप सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनका ग्रामर साथ के साथ समझेंगे, यूसेज समझेंगे, उनके ऑल्टरनेट समझेंगे कि इस डिफिकल्ट तरीके से ना कहें, इजी तरीके से कैसे कहा जा सकता है। 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इंग्लिश को आदत में डालने के लिए आपके पास प्रैक्टिस पार्टनर्स होंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, किसी रैंडम टॉपिक्स पे बातें करेंगे, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस की आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ जो भी चीजें चाहिए फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए, वो सब कुछ ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, बाकी बातें हम फोन पे कर लेंगे। लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका, और पूरा सेशन देखिएगा, स्किप मत करके जाइए। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। थोड़ी थोड़ी दाल लो, कढ़ाई में छोड़ दो, और हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, थोड़ी थोड़ी लेनी है। सो टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ दाल, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ दाल, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है, एंड स्लाइड इट इनटू द फ्राइंग पैन, यानी ड्रॉप इट इनटू द फ्राइंग पैन। सिचुएशन तोड़ के बोलिए, टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ दाल, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ दाल एंड स्लाइड इट इनटू द फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन है, किसी पैन का मतलब ही होता है कोई बर्तन जिस जो बनाने के लिए यूज होता है, जैसे जिसको में हम फ्राई कर रहे हैं उसको फ्राई पैन कह देते हैं, जिसमें हम चाय बनाते हैं उसको टी पैन भी कहा जा सकता है, राइट। तो पैन से मतलब बर्तन है कुल मिला के जो खाना बनाने के लिए यूज होता है। सो टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ दाल, थोड़ी थोड़ी दाल लो, एंड स्लाइड इट इनटू द फ्राइंग पैन। डिलीजेंटली भी कहा जा सकता है, केयरफुली भी कहा जा सकता है, वो थोड़ा आप अपनापन दिखाने के लिए कह रहे हैं कि आराम से छोड़ना है। सो टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ दाल एंड स्लाइड इट इनटू द फ्राइंग पैन डिलीजेंटली, आराम आराम से, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बनने के बाद पकौड़ी को पेपर टॉवल पे कुछ देर के लिए जरूर रखा, यानी जब बन जाए तो पकौड़ी को पेपर टॉवल पर कुछ देर के लिए जरूर रखना। इससे फायदा क्या होगा, ये एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये दो बातें कहनी है हमको बनने के बाद। तो वंस डन, लिटिल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, बनने के बाद की ट्रांसलेशन क्या है, वंस डन, जब हो जाए आपका काम, जब बन जाए, वंस डन मेक श्योर टू प्लेस द फ्लिटर्स ऑन द पेपर टॉवल, यानी जरूर रखना। गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन है जब हम कह रहे हैं ये काम होना ही चाहिए, तो मेक श्योर टू प्लेस द फ्लिटर्स ऑन द पेपर टॉवल, यानी कि पेपर टॉवल पे रख देनी है। टू लीव द फ्लिटर्स ऑन द पेपर टॉवल भी कहा जा सकता है, तो पुट द फ्लिटर्स ऑन द पेपर टॉवल भी कहा जा सकता है, लीव, पुट, प्लेस, बहुत सारे ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। बस ये है जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं वो सेंटेंस में अपनी जगह लगा होना चाहिए, एंड योर सेंटेंस शुड नॉट बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 30-40 रूल्स हैं पूरी इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन में वही सारे घूमते हैं। सो सिर्फ आदत में डालने हैं। सो वंस डन मेक श्योर टू प्लेस फ्लिटर्स ऑन द पेपर टॉवल, पेपर टॉवल पे रखना है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि ये एक्स्ट्रा ऑयल, इससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। अब इससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है, ये हिंदी में हमने कह दिया है, ट्रांसलेट मत करिए। समझाने का तात्पर्य क्या है, क्यों रख रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल को पेपर टॉवल क्या काम करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इट एब्जॉर्ब्स द एक्सेस ऑयल, इट एब्जॉर्ब्स द एक्सेस ऑयल। अगर आप इफ यू प्लेस फ्लिटर्स ऑन द पेपर टॉवल फॉर सम टाइम, इट एब्जॉर्ब्स द एक्सेस ऑयल। एक्सेस, ये एक्सेस, आई होप आई डोंट नो स्पेलिंग गलत हो गई हो, एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, खाम खा खा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अपनी पसंद की चटनी के साथ गरम गरम सर्व कर देना, अपनी चटनी के साथ गरम गरम सर्व करो। तो अपनी चटनी के साथ, देखिए सर्व, ओ माय गॉश, काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं मेरे से यहाँ पर। तो सर्व विद चटनी ऑफ योर चॉइस, आप ऐसे कह सकते हैं, सर्व विद चटनी ऑफ योर चॉइस, या फिर सर्व विद योर फेवरेट चटनी, राइट। तो एक सेंटेंस को कई तरीके से घुमा फिरा के कहा जा सकता है। आई वॉन्ट यू टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस सेशन के बारे में। कोई सजेशन आपका हमारे लिए हो, मैं तेज बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ, जो भी आप इसमें सुधार चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।